10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक पानी में अपनी पहली यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं और इसकी इस पहली यात्रा को यादगार बनाने और इसे विदा करने के लिए हजारों लोग साउथहैम्पटन के तट पर आए हुए हैं। हर कोई पानी में तैरने वाले इस विशाल दैत्याकार महल की एक झलक के लिए बेताब हैं, और बेताब हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूब सकता। जो लोग पानी में चलते फिरते इस महल की यात्रा करने वाले हैं वे तो इसे देख देख कर ही पागल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बस एक ही नाम की चर्चा है और वो है टाइटैनिक। अब टाइटैनिक अपने पहले सफर की शुरुआत कर चुका है और साउथहैम्पटन के तट को छोड़ते हुए पानी में हवा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये उस दिन की कहानी है जब टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया। इस दिन टाइटैनिक समुद्र में एक नया इतिहास लिखने जा रहा था, लेकिन जब 1200 दिनों में हजारों इंसानों द्वारा बनाया गया ये दैत्य पानी में उतरा तो महज इसके 4 दिन बाद ही ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर ही पानी में डूब गया, और खुद तो डूबा ही डूबा, हजारों लोगों को भी अपने साथ ले डूबा। टाइटैनिक के इस हादसे के बाद कई सवाल आए, जैसे आखिर ऐसा उस रात क्या हुआ कि कभी न डूबने वाला टाइटैनिक भी महज चंद पलों में पानी के अंदर समा गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब इसे आखिरी वक्त तक भी बचाया जा सकता था, लेकिन इसे जानबूझकर नहीं बचाया गया। पर क्यों? स्वागत है आपका एपिक टेल्स पर। कभी न डूबने वाले टाइटैनिक के डूबने के पीछे 7 गलतियां थी, 7 ऐसी गलतियां जिनको उस वक्त की दुनिया के सबसे बेहतरीन शिप कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ भी नहीं पहचान पाए। अगर इन 7 गलतियों में से एक भी उस वक्त नहीं होती तो शायद आज टाइटैनिक अपने साथ हुए उस दर्दनाक हादसे की वजह से नहीं, बल्कि समुद्र में अपनी बादशाहत की वजह से इतिहास में अपना नाम लिखवा था। जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफर की शुरुआत की तो उस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया, न्यूज़पेपर्स और रेडियो प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक की ही बात हो रही थी। और आखिर होती भी क्यों नहीं। 3 साल तक 2000 मजदूरों और सैकड़ों इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया पानी का सबसे नायाब नमूना अब समुद्र पर राज करने को तैयार था। टाइटैनिक की सबसे खास बात ये थी कि ना तो कोई इसकी रफ्तार का मुकाबला कर सकता था और न ही कोई इसे डुबा सकता था, यानी कि ये अजय अमर था। जब 1907 में टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और 3 साल बाद जब ये बनकर तैयार हुआ, तब तक इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और पूरी दुनिया को इस पर इतना भरोसा हो गया था कि इसे द अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था। और भरोसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने में व्हाइट स्टार लाइन ने उस वक्त $7.5 मिलियन खर्च किए, जो कि आज के समय $400 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा टाइटैनिक की शानो शौकत भी कुछ कम नहीं थी। इसमें एक 5 स्टार होटल, 2 ग्रांड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, लाइब्रेरी और भी न जाने कितना कुछ ऐसा था जो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता था। टाइटैनिक पानी में चलता फिरता महल था। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद जब टाइटैनिक का टेस्ट ट्रायल हुआ तो ये इतना सफल रहा कि इसकी ऑपरेटिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया भर के मीडिया, न्यूज़पेपर्स और रेडियो प्रोग्राम्स में इसकी मार्केटिंग के लिए जो हेडलाइन यूज की थी वो थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता। कंपनी का ये मार्केटिंग आइडिया इतना दमदार था कि जब टाइटैनिक अपने पहले सफर की शुरुआत करने वाला था तब तक इसके सारे टिकट तो बिक ही चुके थे, लेकिन साथ ही पूरे ब्रिटेन से हजारों लोग इसे विदा करने के लिए साउथहैम्पटन आए। हर जगह बस टाइटैनिक की ही चर्चा थी। 10 अप्रैल 19 को टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है। इस सफर की शुरुआत इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से होती है और इसका अंत अमेरिका के न्यूयॉर्क में होना था। टाइटैनिक के इस पहले सफर में इसके साथ हर किस्म के इंसान थे। इनमें एक्टर भी थे, वीआईपी भी थे, बिजनेसमैन भी थे और वो इमिग्रेंट्स भी थे जो अमेरिका जाकर अपना भविष्य सुधारना चाहते थे। अब 10 अप्रैल की दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है और इसी के साथ टाइटैनिक की पहली गलती की भी शुरुआत हो जाती है। टाइटैनिक ने जब अपने सफर की शुरुआत की तब इसकी स्पीड 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि बहुत ही तेज स्पीड थी। और अगर टाइटैनिक इसी स्पीड से चलता रहता तो ये सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर ही साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। शिप में कैप्टन स्मिथ के अलावा व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस भी थे और वे चाहते थे कि दुनिया को ये पता चले कि टाइटैनिक न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे तेज जहाज भी है। और अपनी इसी सनक के कारण जोसेफ ने शुरुआत से ही कैप्टन स्मिथ पर यह दबाव बनाकर रखा कि वो किसी तरह इस सफर को सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा करे।
टाइटैनिक की ये ओवर स्पीड उसकी पहली गलती थी। अब टाइटैनिक की इस पहली गलती के बाद दूसरी गलती में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस सफर की शुरुआत के सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही 12 अप्रैल 1912 से टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं। किसी भी जहाज को ये वार्निंग्स उन जहाजों द्वारा मिलती हैं जो उससे आगे चल रहे होते हैं। इन आइस वार्निंग्स के बाद टाइटैनिक ने 2 बार अपना रुख भी मोड़ा, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड कम नहीं हुई। फिर 14 अप्रैल की रात तक आते आते तो ये चेतावनी और ज्यादा बढ़ गई। उस एक ही रात टाइटैनिक को लगभग 6 आइस वार्निंग्स मिली। यहाँ तक कि टाइटैनिक को उस आइसबर्ग की वार्निंग भी मिली जिससे वो आगे जाकर टकराया। लेकिन टाइटैनिक पे बैठा क्रू जानता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, इसलिए उन्हें इन वार्निंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। इस गलती के तुरंत बाद अब टाइटैनिक की तीसरी गलती भी सामने आ जाती है। 14 अप्रैल की उस रात मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं था। चारों ओर धुंध ही धुंध थी और विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर थी। ऐसे समय में हर जहाज में एक क्रोज नेस्ट होता है जहाँ पर एक पहरेदार रखा जाता है। ये क्रोज नेस्ट बहुत ज्यादा हाइट पर होता है, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए इंसान को शिप के आगे का पूरा नजारा साफ साफ दिखाई देता है और ये पहरेदार शिप के फर्स्ट ऑफिसर को गाइड करता रहता है। टाइटैनिक पर भी उस रात क्रोज नेस्ट पर एक नहीं बल्कि 2 पहरेदार थे। लेकिन समस्या की बात तो ये थी कि वो रात बहुत ठंडी थी और ऊपर बैठे पहरेदारों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण इनकी आंखों से पानी निकल रहा था और इन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह की परिस्थितियों में इन पहरेदारों के पास दूरबीन होना चाहिए था, लेकिन इनके पास ना तो दूरबीन था और न ही आंखों को कवर करने के लिए कुछ और था। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। फिर ठीक रात 11:39 पर उस क्रोज नेस्ट पर बैठे पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट को अपने सामने एक आइसबर्ग दिखाई देता है। वो तुरंत अलार्म बजाकर शिप के फर्स्ट ऑफिसर विलियम मोर्डोस को वार्न करता है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम तुरंत स्टीयर्समैन को शिप को लेफ्ट साइड में मोड़ने को कहते हैं, लेकिन स्टीयर्समैन अचानक मिली इस वार्निंग से पैनिक हो जाता है और वो शिप को राइट साइड में मोड़ देता है जहां पर आइसबर्ग का ज्यादा बड़ा हिस्सा था। ये टाइटैनिक की चौथी गलती थी। अब टाइटैनिक के ऑफिसर्स को इस आइसबर्ग का पता तो चल चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जब तक उन्हें इस बात का पता चला तब तक टाइटैनिक उस आइसबर्ग के इतना नजदीक पहुंच चुका था कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ही रात के ठीक 11:40 पर टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। ये एरिया में एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा था। इसकी लेंथ 200 बाई 400 फीट और हाइट शिप के क्रोज नेस्ट से भी ऊपर थी। अगर वह स्टीयर्समैन शिप को लेफ्ट साइड में मोड़ देता तो शायद टाइटैनिक का बहुत ही छोटा भाग उस आइसबर्ग से टकरा था, लेकिन अब क्योंकि ये गलती हो चुकी थी और टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा चुका था तो यहाँ पर टाइटैनिक की 5वीं गलती भी सामने आ जाती है। बर्फ का वो पहाड़ टाइटैनिक के राइट फ्रंट साइड से टकराता है, जिस कारण शिप के इस पार्ट में एक बहुत ही लंबा डेंट पड़ जाता है और इस डेंट के कारण जहाज की रिवेट्स जो कि इसके बड़े बड़े पार्ट्स को आपस में जोड़कर रखती हैं वो खुल जाती हैं और जहाज के एक हिस्से से पानी भरना शुरू हो जाता है। टाइटैनिक में इस्तेमाल की गई इन रिवेट्स की गलती ये थी कि ये कास्ट आयरन से बनी थी, जबकि आमतौर पर शिप की रिवेट्स स्टील से बनी होती हैं क्योंकि स्टील ज्यादा मजबूत होता है। अब इस 5वीं गलती के बाद टाइटैनिक के ऑफिसर्स के कान खड़े हो जाते हैं। शिप के मेन आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज और कैप्टन स्मिथ ये पता करने में जुट जाते हैं कि शिप को कितना नुकसान पहुंचा है और इसके लिए वो इस इम्पैक्ट की इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। और जब उनकी कैलकुलेशन खत्म होती है तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अब कभी न डूबने वाला टाइटैनिक भी जल्द ही डूबने वाला था। इस कैलकुलेशन के बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस बहुत ही हैरान थे और हैरान इसलिए थे क्योंकि टाइटैनिक एक आम जहाज की तरह नहीं बनाया गया था। इसकी बनावट ही इस तरह थी कि इसे कोई नहीं डुबा सकता था। टाइटैनिक की जो मेन बॉडी थी और जिस पर किसी भी टक्कर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो 2 लेयर में बनी थी, यानी कि अगर टक्कर के दौरान इसकी एक लेयर टूट भी जाती तो भी इसकी दूसरी लेयर के कारण चिंता की कोई बात नहीं थी। और दूसरा, टाइटैनिक की मेन बॉडी को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अगर टाइटैनिक के इन 16 हिस्सों में से किन्हीं 4 हिस्सों में भी पानी भर जाता तो भी टाइटैनिक पानी पर ही तैरता रहता। लेकिन जब इस आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक की टक्कर हुई तो उसमें इसके साइड के हिस्से को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और इसकी साइड की बॉडी तो सिर्फ सिंगल लेयर की थी, जिस कारण जहाज में पानी भरने लगा। लेकिन अब भी चिंता की बात नहीं थी क्योंकि टाइटैनिक में पानी भरने के बाद भी ये नहीं डूबता। असली परेशानी की बात तो ये थी कि अगर इसके 4 हिस्सों में पानी भरता तो भी कोई समस्या नहीं थी, पर इसके 6 हिस्सों में पानी भर गया, जिस कारण जहाज धीरे धीरे टिल्ट होने लगा।
खतरे को भांपते हुए कैप्टन स्मिथ ने तुरंत जहाज के रेडियो ऑपरेटर को आसपास के जहाजों को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा। लेकिन ये टाइटैनिक के बदकिस्मती की बात ही थी कि इससे जो सबसे नजदीक का जहाज था वो भी इतना दूर था कि अगर वो अपनी फुल स्पीड से भी वहां तक पहुंचता तो उसे भी वहां तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते। कैप्टन स्मिथ बिना देरी किए तुरंत पैसेंजर्स को शिप से निकालना शुरू कर देते हैं और यहीं पर टाइटैनिक की छठी गलती सामने आती है। यहाँ पर एक ही समय में एक नहीं बल्कि दो गलतियां हुई। पहली गलती तो ये थी कि टाइटैनिक इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में था, लेकिन फिर भी इसके क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को सही स्थिति के बारे में समझा ही नहीं पाए और उन्हें लगा कि ये कोई छोटा मोटा हादसा होगा, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। फिर जब क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना शुरू किया तो यहाँ पर उस वक्त की गई दूसरी गलती भी सामने आती है। दूसरी गलती ये थी कि उस वक्त टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी और 2200 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे। एक लाइफ बोट में हद से हद 60 से 65 लोग ही बैठ सकते थे। इस तरह 20 लाइफ बोट के जरिए ज्यादा से ज्यादा 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। टाइटैनिक पर भी उस समय कम से कम 32 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब टाइटैनिक के क्रू को जितनी लाइफ बोट्स थी उतने में ही काम चलाना था, इसलिए पहली लाइफ बोट पानी में उतारी जाती है और इस लाइफ बोट में पैसेंजर्स की लापरवाही की वजह से 65 की जगह सिर्फ 28 लोग ही थे। बाकी लोगों को लग रहा था कि टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। पर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि अब मौत नजदीक है, इसलिए पूरे शिप पर भगदड़ मच जाती है। किसी तरह कैप्टन स्मिथ लोगों को शांत करते हैं और रात के ठीक 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी जाती है। इस आखिरी लाइफ बोट तक सिर्फ 1080 पैसेंजर्स को ही इवैक्यूएट किया जा सका। बाकी 1500 लोग अब भी शिप पर ही थे। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास टिकट नहीं थी, इसलिए टोटल कितने लोग थे कुछ कहा नहीं जा सकता। शिप का क्रू मदद के लिए हवा में रॉकेट के जरिए सिग्नल भी भेजता है, लेकिन ये टाइटैनिक की बदकिस्मती थी कि उसके सिग्नल से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। अब शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे शिप की लाइट चली जाती है और रात को ठीक 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब उस आइसबर्ग से टकराने के सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में ही टाइटैनिक पूरा का पूरा पानी में डूब चुका था। जहाज और पीछे बचे 1500 लोग भी इसके साथ ही पानी में डूब गए। इनमें से जिन लोगों को तैरना आता था वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और जो भी इस पानी में गया वो या तो डूब कर मर गया या फिर उसे हाइपोथर्मिया हो गया, जिस कारण वो महज 10 से 20 मिनट में ही मारा गया। टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 घंटे बाद वो शिप भी वहां पर पहुंच जाती है जिसे टाइटैनिक ने सिग्नल दिया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। टाइटैनिक पर पीछे बचे सभी लोग मारे जा चुके थे। हालांकि इस शिप ने उन सभी लोगों को बचा लिया जो लाइफ बोट की मदद से टाइटैनिक से बच निकले। जो टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता था, इस रात वो भी डूब गया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया सदमे में थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि टाइटैनिक की 7वीं गलती इसके डूबने के बाद सामने आई। जब इस हादसे को लेकर आगे जांच की गई तो इसमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल उस रात जब टाइटैनिक डूब रहा था तब इससे महज 37 किलोमीटर की दूरी पर ही SS कैलिफोर्नियन नाम का एक और जहाज भी मौजूद था, जिसे ये सिग्नल उसी वक्त मिल गया जब टाइटैनिक की टक्कर हुई थी। अगर ये जहाज चाहता तो ये टाइटैनिक पर मौजूद सभी लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब SS कैलिफोर्निया ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे कारण बताया जाता है कि उस रात जब टाइटैनिक डूब रहा था और टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने अपने आसपास के जहाजों को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे, तो ये सिग्नल उस जहाज को नहीं मिला, क्योंकि टाइटैनिक और ये जहाज जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पर कई सारे आइसबर्ग थे। इसलिए इस शिप ने रात में वहीं पर रुकने का फैसला किया। जब ये शिप वहाँ पर रुक गई तो इसके रेडियो ऑपरेटर ने इसके सभी रेडियो बंद कर दिए, जिस कारण टाइटैनिक से आने वाले रेडियो सिग्नल शिप के क्रू को मिले ही नहीं और उन्हें पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक के साथ क्या हो रहा है। हालांकि टाइटैनिक के क्रू ने हवा में रॉकेट भी छोड़े थे और इस शिप के क्रू ने वो रॉकेट देखे भी थे, लेकिन यहाँ पर इनसे एक भारी गलती हो जाती है। इन सिग्नल्स को देखने के बाद शिप पर मौजूद ऑफिसर्स इसकी जानकारी शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को देते हैं और उन्हें मदद करने को कहते हैं, लेकिन कैप्टन स्टैनली उन्हें ये कहते हुए मना कर देते हैं कि टाइटैनिक पर बहुत ही अमीर लोग सवार हैं, इसलिए ये लोग रात भर पार्टी करते रहते हैं और इस तरह के पटाखे छोड़ते रहते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह शिप टाइटैनिक से इतनी नजदीक थी कि टाइटैनिक के ऑफिसर्स इसे देख भी सकते थे और इन्हें इस बात का विश्वास भी था कि ये जहाज जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा और उन्हें बचा भी लेगा। लेकिन उस रात ये जहाज वहां पर नहीं जाता है और सुबह
जब एसएस कैलिफोर्नियन के रेडियो वापस चालू किए जाते हैं तो उन्हें टाइटैनिक के ये डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि टाइटैनिक के साथ पिछली रात क्या हुआ। और इसके बाद ये शिप भी वहां पर पहुंचता है, लेकिन अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि टाइटैनिक पर पीछे बचा एक भी इंसान जिंदा नहीं था। पानी पर अब सिर्फ डेड बॉडीज ही तैर रही थी। कहते हैं कि जिस रात टाइटैनिक डूबा था उस रात कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ टाइटैनिक पर रहने वाले आखिरी इंसान थे। उन्होंने आखिर तक स्टीयरिंग व्हील थामे रखा और कई लोगों की जान बचाई। कैप्टन स्मिथ सच में एक असली योद्धा थे। हालांकि कहते हैं कि कैप्टन स्मिथ ने जब इतने लोगों को मरते देखा तो उन्होंने पहले ही सुसाइड कर लिया। 14 अप्रैल की उस रात डूबने के बाद टाइटैनिक अगले 70 सालों के लिए समुद्र में मानो गायब ही हो गया था और इसके डूबने के लगभग 70 सालों बाद साल 1985 में इसे दोबारा ढूंढा गया। टाइटैनिक के इस दर्दनाक हादसे के बाद दुनिया भर में जहाजों की सुरक्षा को लेकर कई नए कानून बनाए गए और उस वक्त के बाद से ही आज तक टाइटैनिक जैसा हादसा दोबारा कभी नहीं हुआ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।